बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, छुट्टियों के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वतन वापस आ चुके हैं। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत से अहम मामला टेकअप करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी? देखिए, काजी साहब छुट्टियों पर गए, ये ज़ाहिर है कि एक इंसानी ज़रूरत है। आप 24/7 तो काम नहीं कर सकते। साल के 365 दिन 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते। हर शख्स की जिस्मानी जहनी ज़रूरत है कि वो छुट्टी करे, ब्रेक ले और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सके। बट हैविंग सेड दैट, काजी साहब जो हैं वो किस मौके पर छुट्टी पर गए, ये बड़ा अहम है। देखें, करामत मुगल साहब, कोई भी बंदा कोई भी करियर परसू करता है, कोई पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ज्वाइन करता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि उसने सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है या उसने कैप्टन बन के रिटायर हो जाना है या उसने मेजर बन के रिटायर हो जाना है। ड्रीम सेट किया होता हर एक ने, जाहिर है कि कोई भी शख्स जो सियासत करता है उसका मकसद जो है वो, या उसके दिल में, ये मैं मान नहीं सकता कि उसके दिल में दबी हुई एक चिंगारी मौजूद नहीं है। अगरचे वो काउंसलर लेवल से स्टार्ट करे, उसके जहन में कभी ना कभी तो होगा कि मैं एमएनए बनूं, मैं वज़ीर बनूं, मैं वज़ीर आज़म बनूं, और या फिर मैं एमपीए बनूं, मैं वज़ीर बनूं, और फिर मैं चीफ़ मिनिस्टर बनूं। और कोई भी प्रोफेशन है, जो लोग डॉक्टर जो है वो बनते हैं, उनके जहन में ये होता है कि यार मैं ऐसी ऐसी कोई चमत्कार कर दूं, ऐसा कोई करिश्मा कर दूं अपनी मेडिसिन की फील्ड में कि मेरा नाम याद रखा जाए। हर शख्स के जहन में ये ख्वाहिश होती है। तो इसी तरीके से जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं और इस जानिब जो आते हैं, अदलिया के जानिब आते हैं, उनके जहन में भी ज़ाहिर है कि एक ओहदा होता है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा ओहदा है। सही। तो जब आप अपने सबसे बड़े ओहदे के ऊपर, जिसका आपने ड्रीम किया होता है और हमेशा सोचा होता है, उस पर आते हैं ना, या आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, या आप वज़ीर आज़म बनते हैं, या आप सदर बनते हैं, या कोई भी शख्स जब उस महराज पे पहुंचता है, उसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी तैयारी की होती है कि अगर मैं बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कितना बेहतर करूंगा, मुझे कैसे याद रखा जाएगा, मैं दूसरों से मुख्तलिफ कितना हूँगा, मेरे से पहले वालों ने क्या किया था, वो क्या नहीं कर सके थे, मैं उससे मुख्तलिफ क्या कर दूंगा। सही। वो ये सोचता है, जो शख्स है जो ये कहता है कि इतने हज़ार पेंडिंग केसेस हैं, मैं इस मसले को हल करूंगा। पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, पाकिस्तान में आइन और कानून का बोलबाला होना चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो अमीर और गरीब की तकसीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, इंसाफ जो है वो किसी शख्स की गाड़ी का मॉडल और उसकी कीमत देख के फ़ैसला ना करे, उसके साथ प्रोटोकॉल और गार्ड्स देख के फ़ैसला ना करे, बल्कि साइल जो है उसको मेरिट के ऊपर परखे, फेस नहीं केस देखे। हाँ, फेस नहीं केस देखे। तो काजी साहब के पास यही गिवन 13 महीने हैं, उन्होंने दोबारा तो नहीं बनना ना चीफ जस्टिस जी। तो जब आपने पूरी ज़िंदगी एक मिशन सोचा हुआ, आपके जहन में ये हो गया आपने चीफ जस्टिस बनना है, और उस 13 महीने के दौरान 4 महीने जिसमें से गुजर गए, और उसके बाद सरमा की छुट्टियाँ। जी। किस वक्त पर सरमा की छुट्टियाँ? जब पूरा मुल्क जो है इलेक्शंस के लिए देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। देखिए, ये नॉर्मल हालात नहीं है। हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं पाकिस्तान के। इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद लोग इतना रियलाइज़ नहीं कर पा रहे जितनी ख़राब है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो खलारा खुलना है ना, वो और ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। जिस तरीके से मामलात जा रहे हैं, और उसको फिक्स कौन कर सकता है? उसको फिक्स कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब पाकिस्तान में सबको मालूम है कि एक इदारा सबसे पावरफुल है, उसका चीफ, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। उसके बाद पाकिस्तान के दीगर इदारों के सरबराहान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है, और फिर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हेड्स हैं। और इस वक्त इस सारी सिचुएशन में हर बंदा अनफॉर्चुनेटली एक स्टेक होल्डर बन चुका है, और इसको फिक्स करने के लिए आपका स्टेक होल्डर ना होना अहम है, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ स्टेक पर है। तो ज़ाहिर है कि ये मसला जो है वो इस सूरत हाल में हमारे सामने है। अब काजी साहब जो है वो वापस आ गए हैं, और वापस आने के दौरान, उनकी छुट्टियों पर जाने के बाद और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने काजी साहब के ऊपर तनकीद की है, और तनकीद करने वालों में ऐसे लोग ज़ाहिर है कि ज़्यादा मैटर करते हैं
जो काजी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा खुशगुमान थे, जिन्होंने काजी साहब के हवाले से हमेशा ये कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आइन और कानून को मुकद्दम समझते हैं। उनके लिए इंसानी हकूक़ का मामला, आइन का मामला, ये एक नो गो एरिया है, रेड लाइन है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और जब काजी साहब बनेंगे तो फिर देखें ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब वो चीज़ें ज़ाहिर है कि उस तरीके से प्ले आउट नहीं की। अब शायद ज़ाहिर है कि एक ये भी नहीं तवक्को की जा सकती कि आप एकदम सारी चीज़ें चेंज कर दें, लेकिन काजी साहब का जो डायरेक्शन है वो अब हो सकता है, एक गुमान, एक खदशा कुछ लोगों को ये मौजूद है कि काजी साहब जब अब आए हैं और उन्होंने इन तमाम मामलात को टेकअप करना है, और उस दौरान उनकी अदम मौजूदगी में जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से जो रिमार्क्स आए, जो कार्रवाई हुई, और बल्ले के निशान पर एक फ़ैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से आया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस औरंगज़ेब वाला जो डिसीजंस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार मशावरत वाला जो है, हाँ जी, ये आना, और फिर मशावरत के लिए इमरान खान के साथ वो अलाउ कर देना, ये जो सब कुछ आया है, तो हो सकता है कि अब ये मामला इसी तरफ चल पड़े। एक बात जहन में रखिएगा, मैं आपके सामने एक पुरस्रार कॉलम है, एक कुछ पुरस्रार ट्वीट्स हैं, और फिर पुरस्रार तकरीरें हैं, मिस्टीरियस हैं। ये मैसेजिंग है, बड़ा सख्त पैगाम है जो बेसिकली एंड फ्रैंकली वो दिया जा रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कि मामलात किस तरफ जा सकते हैं। हत्ता कि नौकरियों की बातें भी चल रही हैं कि नौकरी भी जा सकती है। बड़े सख्त जो है ना, और ये टू कैप्सूल इट कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी, अच्छा, वरना नौकरी भी जा सकती है। ये एक ख़त जो है वो एक फ़र्ज़ी सिचुएशन के ऊपर सोहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में लिखा है, और उसमें जो उन्होंने सिचुएशन बयान किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसमें देखें, दो चार चीज़ें बड़ी मैटर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोग जिस वक्त वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त जो फ़ौरन देख लेंगे कि हमने तो अर्ली लगा देनी है, उस वक्त इस केस ने टेकअप होना होगा। कुछ लोग जो दिन में या बाद में देखेंगे उस वक्त टेकअप हो चुका होगा, या इब्तदाई समात जो है उसका अहवाल आप तक पहुँच चुका होगा। काजी साहब जो हैं वो सुनने जा रहे हैं मीर बादशाह कैसरानी वाला मामला 62(1)F के तहत नाअहली, और फिर उसमें नवाज शरीफ का भी, जहांगीर तरीन का भी, और दीगर लोगों का भी उसमें मामला इश्तेहार आ गया था ना, जिस जिसका है वो पहुंचे, निमट जाएगा कि जनाब जिस जिसकी 62(1)F के तहत नाअहली हुई है वो क्योंकि आइन का आर्टिकल है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइन की तशरीह जो है वो मुकद्दम है, या फिर 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें एक तरमीम के ज़रिए के 62(1)F की नाअहली जो है वो 5 साल की होगी, तो कौन सी जो है वो तरजीह या फ़ौक़ियत किस को दी जाएगी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तो काजी साहब ये फैसला दे चुके हैं ना कि सुपीरियर या सुपर पावर जो है वो फिलहाल पार्लियामेंट की कानून साजी नहीं, कानून साजी के ऊपर का पार्लियामेंट का आइन भी तो है ना। हाँ, आइन साजी भी तो पार्लियामेंट ने की हुई है ना, और उसकी तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। बहरहाल उसके बाद शोएब शाहीन और दीगर लोग जो मामला तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, जब ये मामलात जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने इन मामलात को देखना है, और उसमें बहुत सारे लोगों का जो फेयर गैस है, उनको ये लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक ऐसा फ़ैसला देंगे जिससे तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले, उनको प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, और अच्छी तगड़ी प्लेइंग फील्ड मिलेगी। सही। और इमरान खान के लिए भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ईसा अगर वो नवाज़ शरीफ को रिलीफ दे जाते हैं और ताहयात नाअहली वाला मामला उसमें अहली में बदल जाता है, अहलियत में बदल जाता है, तो फिर ये भी गुमान रखें कि हो सकता है कि इमरान खान जो हैं उनके हवाले से कोई ऐसा डिसीजन आए कि वो आपको इलेक्शन लड़ते हुए भी नज़र आए। सही। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉलम लिखा है ना, वो कॉलम बड़ा दिलचस्प है। कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाइच साहब ने, और सोहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है वो है जस्टिस मुनीर बनाम काजी अल-क़ज़ा, मकाफ़ात नगर इस्टेब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी, माय डियर काजी अल-क़ज़ा। जो काजी अल-क़ज़ा है वो चीफ जस्टिस को कहते हैं जी, सबसे बड़ा जो जज है। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ख़त देखकर हैरान तो होंगे। ये जो है वो जस्टिस मुनीर का ख़त है।
आप मेरा ख़त देखकर हैरान तो होंगे, क्योंकि मेरा ना तो आपसे नज़रियाती रिश्ता और ना ही कोई ज़ाती ताल्लुक़। मेरे ख़त लिखने का मकसद आपसे अपने तजुर्बात को शेयर करना है। आज जिस कैच 22 सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, उसी से मैं भी गुज़रा था। एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ गहरा समंदर। अगर मैं मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला देकर असम्बली बहाल कर देता तो इस्टेब्लिशमेंट PCO लगाकर अदलिया की छुट्टी करा देती, और जो थोड़ा बहुत इंसाफ आवाम को मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाता। मैंने बहुत सोचा और फिर यही फ़ैसला किया कि रियासत का साथ दिया जाए। सियासत तो आनी जानी चीज़ है, कभी ठीक और कभी ख़राब हो जाती है। रियासत को कुछ हुआ तो फिर सब कुछ चला जाएगा। अब ये इन्होंने बेसिकली सोहेल वड़ाइच ने उस थॉट प्रोसेस को बयान किया है जिसके तहत उनके ख़्याल में जो जस्टिस मुनीर हैं उनका फ़ैसला था। जी, ठीक है, वो नज़रिया ज़रूरत वगैरह वगैरह। फिर वो कहते हैं कि यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ, ये बेसिकली सोहेल वड़ाइच के अल्फाज में जी जी जस्टिस मुनीर बात कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मकाफात नगर में कायद आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट जजेस कॉलोनी का बायकॉट कर रखा है। अलबत्ता अयूब खान, जनरल याहिया और जनरल ज़ियाउल हक अक्सर हमारी कॉलोनी में आते रहते हैं। जनरल ज़ियाउल हक जस्टिस अनवारुल हक और मौलवी मुश्ताक से अदालत खुदाबंदी में दायर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दरख्वास्तों के बारे में कानूनी मशवरे करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों जनरल मुशर्रफ और शरीफुद्दीन पीरज़ादा इकट्ठे देखे गए। हमने जिन्ना साहब को माफ़ी की कई दरख्वास्तें भेजी, मगर वो ना हमें मिलने पर राज़ी और ना ही हमारा मौक़िफ़ सुनने को तैयार है। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट के हामी जजेस के बारे में उन्हें भर रखा है। बेनज़ीर भी जब से मकाफात नगर आई हैं वो बार बार ये तकरीर करती हैं कि इस कॉलोनी के रहने वाले जज चमक का शिकार हो गए थे और यही तजादिस्तान के जवाल के ज़िम्मेदार हैं। कलसूम नवाज़ की आजकल फातिमा जिन्ना से गाड़ी छन रही है। इमरान खान की वालदा शौकत खानम और उनके शौहर भी कई बार जिन्ना साहब से मिलने आए हैं। हमें अहले सियासत की खबरें मिलती रहती हैं, हो सकता है कि उन्हें भी हमारी खबरें मिलती हों। सही। अब यानी आप देखें, इसमें बड़ा टेक्निकल है। बहुत सारे लोगों ने इसको ना सिर्फ वो धमकी और पैगाम और उसके सिलसिले में लिया। इस सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस कॉलम सोहेल वड़ाइच ने, इन माय ओपिनियन, उन्होंने ये तफरीक भी कर दी है कि काजी फाइज ईसा एंड कंपनी कहाँ है, और दूसरी तरफ उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और इनको खड़ा किया, और इस सफ़ में उन्होंने जनरल याहिया, जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अयूब और मुशर्रफ और ज़ियाउद्दीन पीरज़ादा, इन सब, शरीफुद्दीन पीरज़ादा। हाँ जी। आगे फिर वो कहते हैं कि माय डियर, आज आप मुझसे बहुत साल जूनियर हैं, आपका नुक्ता नज़र भी मुझसे मुख्तलिफ है, मगर मुझे जो खबरें मिल रही हैं वो बड़ी परेशान कौन है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। कैच 22 ये है कि आप खिलाड़ी खान को रिलीफ देते हैं, हत्ता कि उसे रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका भी दे देते हैं। वो इक़्तिदार में भी आ जाता है तो फिर क्या होगा? उसकी फ़ौज से लड़ाई होगी, अदलिया से कशमकश होगी, मीडिया से वो बदले लेगा, मुखालिफ सियासतदानों को फिर जेल भेजेगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप उसको रिलीफ देकर ये सब करवाना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसा चाहते हैं, मगर आपके फ़ैसले रियासत को उसी तरफ धकेल रहे हैं। मुझे इल्म है कि आप कहेंगे कि आइन और जमहूरियत अहम है। माजी के जजों ने भी यही गलती की और आज कौम उसके नताइज भुगत रही है। मगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मैं नज़रिया ज़रूरत को मद्देनज़र ना रखता तो फ़ौज और अदलिया की लड़ाई हो जाती, सुप्रीम कोर्ट पर टैंक चढ़ा दिए जाते। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस S.A. नुसरत, जिन्होंने रेफरेंडम और 1985 का गैर जमाती इलेक्शन करवाया था, वो भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जजेस मार्शल लॉ को जायज़ करार ना देते, रेफरेंडम में जनरल ज़िया को ना जितवाते, तो फौजी टैंक सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लेते। आपको ख़त लिखने का मकसद ये भी है कि आप सूरत हाल की संगीनी का एहसास करें। अगर आपके फैसलों की वजह से PCO आ गया या मार्शल लॉ लग गया तो कल कला आप ही को इस बहरान का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें नहीं, देखें, इसमें इस पैराग्राफ में भी वो बेसिकली सोहेल वड़ाइच अपने अल्फाज में काजी फाइज ईसा साहब को उनके मुमकिना फ़ैसलों की सूरत में, जिसमें वो इस तमाम प्रोसेस को जो इलेक्शन में अगर फेवर हो रहा है उसमें वो जस्टिस मुनीर की सफ़ में खड़ा कर।
और हल्की फुल्की डियर धमकी काजी है ना कज़ा, जी। हाँ डियर काजी कज़ा साहब, मुझे इल्म है कि आपका नुक्ता नज़र मुझसे मुख्तलिफ है। आपके ख्याल में जजेस को आइन के तहत इंसाफ देना है, इवन इफ़ दी हेवंस फॉल। मगर हम इस्टेब्लिशमेंट जजेस की राय दूसरी है। हम रियासत के मफादात को मुकद्दम समझते हैं। सियासतदान और जमहूरी वकला या आज़ाद मीडिया हमें लाख बुरा भला कहें, तारीख़ में हमारा नाम चाहे स्याह हरूफ में लिखा जाए, मगर हमने रियासत को बचाने की कोशिश की है। अगर आपके फ़ैसलों की वजह से रियासत को कुछ हुआ या जमहूरी बसात लपेट दी गई तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी से बच पाएंगे? मकाफात नगर में आप लोगों का एक फ़ैसला ज़ेर बहस है कि किस तरह आपने बगावत में मुलव्वस शख्स को इलेक्शन टिकटों के बारे में मशवरे देने की इजाज़त दी। क्या ये बैल को सुर्ख कपड़ा दिखाने के मानंद नहीं है? आप तो रियासत को भड़का रहे हैं। आपको सिर्फ फ़ैसले नहीं देने चाहिए, उनके नताइज पर भी नज़र रखनी होगी। अगर ऐसा ना किया तो ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। अगर आपको रियासती मफाद वाली दलील समझ नहीं आती तो कम अज़ कम ज़ाती मफाद और अदलिया के वजूद का ही ख्याल करें। अगर नया PCO आ गया तो सब जज नौकरी से फ़ारिग हो जाएंगे, आज़ाद अदलिया का नज़रिया भी फ़ारिग हो जाएगा। आज अगर थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एडवेंचर के ख़तरनाक नताइज होते हैं। दूसरी तरफ ज़ाती मफाद भी देखें। हम सब जजों के बच्चे आज अच्छी पोजीशंस पर हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जजों को हीरो का दर्जा तो मिल गया, मगर ना उनके पास दौलत है, ना बड़े बड़े घर हैं, ना उनको जजी के बाद कोई एडवाइज़री मिली और ना ही कोई मराहत मुयस्सर आई। आपको अपना ख्याल नहीं है तो अपने बीवी बच्चों का ही ख्याल करें। डियर जज साहब, आखिर में गुजारिश ये है कि हमें जन्नत मिले ना मिले, हमें दुनिया में दुनियावी फ़ायदे बहुत मिले। आप रियासत की खातिर, दुनियावी फ़वाइद की खातिर और मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर अपने फ़ैसले सोच समझ कर करें। आइनी तौर पर फ़ैसले दुरुस्त भी हों, लेकिन कल को अगर उन पर अमल ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? जजों के पास कौन सी फ़ौज या पुलिस है जो उनके अहकामात पर अमल दरामद करवाए? जजेस ने बगावत जन्म नहीं देना होती, बगावत हो गई तो जजेस की कौन मानेगा? कुछ ऐसा करें कि तहरीक इंसाफ को मौका भी मिल जाए, इंतखाबात भी हो जाएं, मुक़तदरा को भी इस कदर नाराज़ ना करें कि सब कुछ ही ख़त्म हो जाए। आपका इम्तिहान है कि आप इससे सुरखरू होकर कैसे निकलते हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट जजेस तो मातूब हैं ही, देखना यह है कि आप जैसे जमहूरी जज कैसे कैच 22 से बाहर निकलते हैं। हमने तो अपना अच्छा वक्त गुजार लिया, क्या आप भी गुजार सकेंगे? खैरंदेश जस्टिस मुनीर, हाल मुकीम, मकाफात नगर। बहुत सब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस कॉलम की डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट पीपल हैव कंक्लूडेड। आई थिंक कि इसमें काजी फायजी साहब जो हैं उनसे वो करवाने की कोशिश की गई है जिससे ये सब कुछ होगा। और लास्ट पैराग्राफ में अलबत्ता जो है वो दरमियानी रास्ता निकालने की बात की गई है। अब जाहिर है कि ये इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि जिस वक्त सुहेल बड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये कॉलम जो है वो एक ख़ास मकतबे फ़िक्र की अक्कासी कर रहा है कि वहाँ पर क्या थॉट प्रोसेस है। अलबत्ता जो तकारीर चल रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, शहबाज शरीफ की हो गई, राना सनाउल्लाह की, फजलुर रहमान साहब की, जहांगीर तरीन की, बाकी लोगों की, वो बल्ले के निशान वाले मामले पर और दीगर मामलात पर वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपके इल्म में है जी कि वो बाकायदा इस वक्त प्रेशर डालते हुए, तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर और उन तमाम पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि PTI को टेक्निकल नॉकआउट जो किया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म की रिलीफ देने से गुरेज किया जाए। जी। अब एक और ट्विटर अकाउंट है, कामरान शाहिद साहब कभी कभी ट्वीट करते हैं और उनका ट्वीट भी बेसिकली पैगाम कंसिडर होता है, पैगाम कंसिडर होता है। वो उन्होंने ट्वीट किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो ट्वीट भी इसी हवाले से है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। उन्होंने लिखा कि लेवल प्ले फील्ड will never be offered at the cost of the integrity and sanctity of the national institutions of Pakistan। आगे पाकिस्तान का झंडा, यानी कामरान शाहिद साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी तौर इस कीमत पर नहीं दी जाएगी। किस कीमत पर? इदारों की, पाकिस्तान के इदारों की सालमियत और तकद्दुस की कीमत के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी। तो ये वो मैसेजिंग है जो
इस वक्त हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जिस किस्म का मंजरनामा डेवलप हो रहा है, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि छुट्टियों से वापस लौटे हैं, जाने से पहले वो जो फ़ैसला देकर गए थे जिसमें उन्होंने सरजनिश की थी उस वकील की, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की, और अपने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनके कंडक्ट के बारे में, उनके हवाले से कि क्या फ़ैसला दिया, और वो जो आरओज़ की तैनाती के हवाले से था कि अदलिया से होने चाहिए और सिविल ब्यूरोक्रेसी ना कराए, तो जो खदशा था पीटीआई का वो पूरा नहीं वो दुरुस्त साबित हो गया। अब काजी साहब ने जब इसको देखना है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को, और वो जो इंस्ट्रक्शंस और सब कुछ देकर गए थे, और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, ग्राउंड रियलिटी भी देखें, जिस तरीके से कागजात छीनने के और फिर स्क्रूटनी वाले वक्त मामलात पेश आए, तो सिचुएशन ये है कि मामलात इतने ओके भी नहीं है, गंभीर हैं, और उस दौरान इस किस्म की मैसेजिंग जो है वो चल रही है। काजी साहब वो उनकी कोर्ट को थोड़ा सा आप समझेंगे सख्त पैगाम, ये सख्त वो हालात बताए जा रहे हैं कि ये भी हो सकता है अगर आप पीटीआई को कोई या इमरान खान को ख़ास तौर पे कोई रिलैक्स करते हैं किसी हवाले से। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।